हमारा तो मूवमेंट था। मूवमेंट जैसे कि नदी की धारा बहती रहती है, उस प्रकार का बहने वाला ये था। मैंने और ना मेरा कवि मित्र नामदेव रसाल ने हमने रास्ते पे ये ब्लैक पैंथर के मूवमेंट की हमने स्थापना की 1955 में। बाबा साहब ने जब उनको ऐसा लगा कि ये पुलिस आरक्षण के कारण कास्टिज्म बढ़ रहा है, तो उसने उसको विरोध किया और पॉलिटिकल कास्टिज्म को खत्म करो, ऐसी उनकी मांग थी। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं या नहीं? मैं बोलता हिंदू नहीं है, या और दूसरी बात है, इस देश में कोई हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है। नमस्कार, मैं वैदेही। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो पैंथर के को फाउंडर भी है, अम्बेडकराइट है और साथ में एक अच्छे लेखक भी हैं, विचारक हैं। समाज को प्रबोधन देने से लेके सोए हुए पैंथरों को जगाने का काम वो आज कर रहे हैं। तो जेवी पवार जी, आपका स्वागत है। जय भीम। मेरा सवाल आपसे ये है कि पैंथर जो उद्देश्य से शुरू हुआ था और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों से भटक रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं आज? हमारा जो दलित पैंथर की स्थापना का उद्देश्य था, वो एक प्रकार की मूवमेंट थी, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट में बहुत काफ़ी फर्क है। हमारा तो मूवमेंट था। मूवमेंट जैसे कि नदी की धारा बहती रहती है, उस प्रकार का बहने वाला ये था। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के वाला या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो हमने शुरू किया, उसका कारण ये था कि 1970 के उस डिकेड में दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे, अन्याय अत्याचार होते थे। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर ओपन किए, तो उस दिन कहाँ ना कहाँ अत्याचार हुआ था। वो जनरली औरतों पर ज़्यादा अत्याचार होता रहा था। तो वो अत्याचार के समय उसी समय हम लोग लेखक थे। हमने ये विचार किया कि हम लिखते हैं, हमारे पेन से हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर फिर वो अत्याचार जो होता है वो होता रहता है। तो उसको कैसा समाप्त किया जाए या उसको कैसा कम किया जाए, इसलिए हमने उसी जमाने ये डेमोक्रेटिक वे जो है, वो डेमोक्रेटिक वे बाबा साहब अम्बेडकर के हम विचार के करने होने रहे। इसलिए हमने डेमोक्रेटिक वे से हमने भी तय किया कि ऐसी कोई मूवमेंट चालू करें कि जिससे सरकार को भी कुछ निर्णय लेने भाग पड़ेंगे। इसलिए मैंने और नामदेव रसाल ने 29 मई 1972 को हमने ये दलित पैंथर की नाम की जो संगठन जो मूवमेंट स्टार्ट की। उसके पहले हमें मालूम था कि अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में उसी जमाने में ब्लैक पीपल के ऊपर वहाँ के जो वाइट लोग थे, वो अन्याय अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। हमने भी ऐसा भी किया। हम वो पढ़ते थे, हम लोग लेखक थे, कवि थे, पढ़ते थे। तो हमने ऐसा विचार किया कि हम क्यों ना ऐसे इस प्रकार की मूवमेंट चालू करें। और यही विचार करें, मैंने और ना मेरा कवि मित्र नामदेव रसाल ने हमने रास्ते पे ये ब्लैक पैंथर के मूवमेंट की हमने स्थापना की, चालू आपने किया। आपने ब्लैक क्यों नाम चुना? व्हाइट पैंथर भी हो सकता था। नहीं, व्हाइट पैंथर हमारे पास जो न्यूज आती थी, हमने उस समय टाइम नाम का मैगजीन था, और टाइम नाम के मैगजीन में बहुत सारी न्यूज आती थी, वो ब्लैक पैंथर के बारे में आती थी। और हमने वहाँ का अट्रैसिटी और यहाँ की अट्रैसिटी, तो उसमें तो ज़्यादा फर्क तो रहता है। वहाँ का कलर का प्रॉब्लम था, यहाँ कलर का प्रॉब्लम नहीं था, मगर यहाँ यहाँ कास्ट का प्रॉब्लम था। अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम था। इसलिए हमने उनका जिस तरह से वो लड़ रहे, उसी तरह से हमको लड़ना था। इसलिए हमने ब्लैक ब्लैक ले गया, ब्लैक पैंथर का वो किया। व्हाइट पैंथर तो मुझे लगता है ऐसे कोई लड़ाकू संगठन नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मुझे एक बात और पूछना था आपसे कि अभी आरएसएस कह रही है कि जातिवाद छोड़ दो और सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके हाँ। सब हिंदू हैं, तो हिंदू अपने आप को बोलो। और अब दलित और ब्राह्मण सवर्ण जो भी है, वो सारे कास्ट अभी अबॉलिश कर दो, कास्टिज्म अबॉलिश करके एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे सब आ जाओ। तो क्या इससे आप सहमत हैं? ये कहने की बात है,
ये केवल कहने की बात है। आप अगर देखोगे तो ये जो बोलते हैं वैसे उनकी करनी होती नहीं। तो ऐसे केवल सभी जाति एक इकट्ठा हो जाए, इसका कुछ नहीं। अगर है तो उसने प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए। वो प्रैक्टिकली होता नहीं। आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज भी विद्यार्थियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज भी औरतों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये कहने की बात है। वो मुझे दिल से बोलते नहीं, वो केवल अपना लक्ष्य पॉलिटिकल पार्टी के स्थापन के लिए या मत पेटी के लिए उनका ये कहना है, और कुछ नहीं। और मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं या नहीं? मैं बोलता हिंदू नहीं है। या और दूसरी बात है, इस देश में कोई हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है। तो मैं अभी मेरा हिंदू होने का भी सवाल नहीं। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उनका उसका ऑपरेशन पूरा ऑपरेशन किया है। और मैं बाबा साहब का डिसाइपल होने के नाते मैं बाबा साहब ने अपने लाइफ के लास्ट टाइम में बुद्धिज्म को स्वीकार किया। मैं वो बुद्धिज्म के रास्ते से चलने वाला मैं आदमी हूँ। अभी जो बुद्धिज्म है और आप जब थे रेवोल्यूशन में और यंग थे, उसमें कितना बदलाव आया हुआ है? बदलाव तो इमीडिएट होता नहीं। बदलाव ये कोई समय की एक बात है। और शुरू 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 एकदम अपने ढंग से और बहुत टाइम लेकर रहते हैं। तो उसी जमाने में जो था उससे अगर आज देखेंगे तो उसमें बदलाव बहुत हुआ है। और बदलाव होने की, आगे भी बदलाव होने की अब मैं अपेक्षा करता हूँ। बदलाव तो होता रहता है। क्योंकि परिवर्तन ये समाज का एक नारा ही है। और परिवर्तन, चाहे कितने भी परिवर्तन को लोग उसको रुकावट करे, वो रुकावट रहने वाली नहीं। बदलाव तो होता ही रहता है, हो रहेगा। आज पिछले के ने विचार किया तो कल से आज बहुत बदलाव हुआ है। एजुकेशन में हुआ है, हर जगह बदलाव हुआ है। औरतों के से हर जगह बदलाव होता है। और बदलाव पर मैं विश्वास रखता हूँ। दलित पैंथर जो अभी है, ये जो संगठन है या ये आइडियोलॉजी है, इसको और 10 साल बाद हम कहाँ देखते हैं? एक तो पहली बात यह है कि मैं आपकी तरफ कहना चाहता हूँ। दलित पैंथर की जो मूवमेंट थी, वो मूवमेंट केवल 3 की ही थी। उसने जो अपना काम था उसी वक्त सरकार को सरकार के खिलाफ लड़ना, ये जो काम था इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़ना, वो काम था। हमने किया और 3.5 साल ये किया। अभी उसके बाद हमने उसको डिसॉल्व भी किया है। अभी जो लोग दलित पैंथर ने वो 3 बरस में जो भी कार्य किया, उसका केवल एक रोमांटिक साइड देकर कई लोगों ने दलित पैंथर चालू किया है। आज का मेरे ख्याल से 15 संगठन दलित पैंथर के नाम से काम करते हैं। मगर वो जो काम करते हैं वो डेडिकेशन से के साथ काम नहीं करते। और उनको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पावर मिलाना है या और कुछ कमाना है, वो कमाने के लिए करते हैं। हमने हम कमाने का हमने कभी सवाल ही नहीं पूछा। हमने तो हमारे पास नहीं था कुछ, गंवाने के लिए भी कुछ नहीं था। और कमाने का भी तो सवाल नहीं तो आज के जो दलित पैंथर जो अपने आप को समझते हैं, वो अगर डेडिकेशन से काम करे तो आज भी मुझे लगता है कि मेरे जैसा आदमी फिर से उनके साथ काम कर सकता है। मगर डेडिकेशन का अभाव मुझे हर जगह दिखता है। सबसे बड़े अभी जो है दलितों के सबसे अहम 3 मुद्दे कौन से हैं? एक तो कास्टिज्म है, एक क्या है। वो कास्टिज्म, जब जब तक कास्टिज्म मिट्टी से मिट नहीं जाएगा तब से कुछ होने वाला है। और ये कास्टिज्म ऐसा है कि हिंदुइज्म ने इस कास्टिज्म को पाला पोसा है। और इलेक्शन जो होती है वो भी कास्ट बेसिस पे होते हैं, कास्टिज्म बेसिस होते हैं। तो इलेक्शन में, और दूसरा बात है ऐसे कि इलेक्शन में बाबा साहब आम्बेडकर ने 10 बरस के लिए कई लोगों को इलेक्शन का कंसेशन ज़्यादा, 10 बरस ही केवल आरक्षण मिलेगा, पॉलिटिकल आरक्षण मिलेगा। पर आज आप देखोगे
तो ये कोई मांग करता रहे। 1955 में बाबा साहब ने, जब उनको ऐसा लगा कि ये पॉलिटिकल आरक्षण के कारण कास्टिज्म बढ़ रहा है, तो उसने उसको विरोध किया और पॉलिटिकल कास्टिज्म को खत्म करो, ऐसी उनकी मांग थी। मगर आज भी आप देखोगे तो हम ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग करते रहे, मगर हर 10 बरस के बाद ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते रहते। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी देते रहते। और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के कारण ये छोटे-छोटे जो जातियाँ हैं, जो है, जो हम अपने को सबको मानना ही पड़ेगा। ये छोटे-छोटे जातियाँ को वो अब अपने पार्टी में लेते, उनको इलेक्शन में टिकट देते, उनको उनको जिताते और कास्टिज़्म और वो बिल्कुल कास्टिज़्म को वही शाबूत रखने का प्रयत्न करते हैं। मुझे ये पूछना था आपसे कि जो नेता है, जो दलित विषय को लेके ऊपर आए हैं, और आज वो सारे नेता कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को समर्पित हो गए, तो कहीं ये जो दलित का मुद्दा है ये डाइल्यूट हो गए हैं क्या उनकी वजह से? देखो, हर आदमी एक तो अपना पॉलिटिकल पार्टी का उनका इंटेंशन रहता है कि हमें पावर मिलना चाहिए, और पावर सर से होने के नाते वो ऐसे करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो ऐसे करते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि जब जो एक नया यूथ है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का, फुले जी का, इनका लिटरेचर जब पढ़ेंगे तो उनको ये सब छोड़ देंगे। और उसको समय लगेगा, मगर आज न कल वो बाबा साहब के विचार पे ही जाएंगे, जाएंगे। इस तरह का मेरी इच्छा है, और वही ऐसा ही रहेगा। एक संदेश आज के दलित युवाओं के लिए क्या रहेगा आपका? आज के तरुण है, आज का यूथ है, ये यूथ ने बाबा साहब का पूरा लिटरेचर और फुले का लिटरेचर उसने पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे उनको ये कहना पड़ेगा कि आप पढ़ना से पढ़ते रह जाओ। और बाबा साहब ने बोला है, जो वासिल तो वासिल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप पढ़ते रहो, बाबा साहब पढ़ते रहो, फुले पढ़ते रहो। जो वात्सल्य तो वात्सल्य, यानी जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको ये संदेश समझ में आया है तो अंबेडकर जी, फूले का इतिहास पक्का पढ़ना, और समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है ये आप ही तय कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।